देखिए, हमारी जियोग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जलवायु विज्ञान, जिसमें हमारा 3 क्लास हो चुका है जलवायु विज्ञान का। ये चौथी क्लास है। तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो कृपया पीछे वाली क्लासेस देख लें। आज का हमारा टॉपिक है लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या है? तो फिर आइए पढ़ना चालू करते हैं कि लैप्स रेट क्या है। अब लैप्स रेट के जानने के लिए पहले पहले तो आप इसको लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखिए, लैप्स रेट क्या है। लिखिए लैप्स रेट। लैप्स रेट दो प्रकार के होते हैं। लैप्स रेट दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पॉजिटिव धनात्मक और निगेटिव ऋणात्मक। लैप्स रेट दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखिए, लिखते हैं लैप्स रेट में लिखिए। लैप्स रेट में लिखिए, ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन के ह्रास को ह्रास दर कहते हैं। ह्रास दर कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को ह्रास दर कहते हैं। यदि यदि ऊंचाई के साथ यदि ऊंचाई के साथ तापमान में यदि ऊंचाई के साथ तापमान में ऋणात्मक परिवर्तन हो यदि ऊंचाई के साथ तापमान में ऋणात्मक परिवर्तन हो अथवा अथवा तापमान में गिरावट हो अथवा तापमान में गिरावट हो वह पॉजिटिव लैप्स रेट होता है। तो वह पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, क्योंकि क्योंकि यह वायुमंडलीय स्थिरता क्योंकि यह वायुमंडलीय स्थिरता का सूचक होता है क्योंकि यह वायुमंडलीय स्थिरता का सूचक होता है तथा तथा सामान्य वायुदाब स्वच्छ आसमान सामान्य वायुदाब स्वच्छ आसमान विक्षोभ का अभाव वर्षाहीनता जैसी दशाएं प्राप्त होती हैं। वर्षाहीनता जैसी दशाएं प्राप्त होती हैं। अब लिखिए निगेटिव लैप्स रेट। निगेटिव लैप्स रेट में यदि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो यदि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो अर्थात ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु का अवस्थित हो अर्थात ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु अवस्थित हो जिसमें वायुमंडलीय अस्थिरता प्राप्त होती है जिसमें वायुमंडलीय अस्थिरता प्राप्त होती है एवं विक्षोभ तूफान वर्षण जैसी विलक्षण तात्कालिक दशाएं उत्पन्न होती है। निगेटिव लैप्स रेट वायुमंडल के जिस इकाई भाग में कार्य करता है उसे तापमान की विलोमता भी कहते हैं। तापमान की विलोमता भी कहते हैं। तापमान की विलोमता का अर्थ है क्षोभ मंडल के लंबवत प्रकोष्ठ में
तापमान की विलोमता का अर्थ है क्षोभ मंडल की लंबवत प्रकोष्ठ में तापीय विसंगतियाँ तापीय विसंगतियाँ तापीय विसंगतियाँ जहाँ उपरस्थ वायु अधिक गर्म हो एवं निगेटिव लैप्स रेट प्राप्त हो यह वायुमंडल में प्राप्त विशिष्ट तापगतिकीय थर्मोडायनामिक तापगतिकीय प्रभाव है। यह वायुमंडल में विशिष्ट तापगतीय प्रभाव है जिसका संबंध कुछ विलक्षण मौसमी दशाओं से होता है। देखिए लैप्स रेट क्या है, इसमें क्या कहा गया, ऊंचाई के साथ अगर हम देखें, ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को ह्रास दर कहते हैं। यदि ऊंचाई के साथ तापमान में ऋणात्मक परिवर्तन हो, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, इस जगह पर यह टेम्परेचर अधिक हो, यहाँ पर मान लिया अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस अगर हमको मिले तो ऊंचाई के साथ अगर तापमान में हमको गिरावट मिले तो ये पॉजिटिव लैप्स रेट कहलाएगा। और ये वायुमंडल की स्थिरता का सूचक होता है, मतलब यहाँ वायु दाब जो होगी वो सामान्य होगी, स्वच्छ आसमान होगा, विक्षोभ का अभाव होगा। अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, सारा कुछ आगे एक्सप्लेन करेंगे। तापमान की विलोमता को कहते हैं इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। तापमान की विलोमता क्या है, निगेटिव लैप्स रेट है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा हो तो वो निगेटिव लैप्स रेट कहलाएगा। वही है तापमान की विलोमता, इसको क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में तापमान की विलोमता ये कितने प्रकार की होती है, ये देखते हैं हम। एक हो गया सरफेस रेडिएशन हो गया, सतही विकिरण सरफेस रेडिएशन हो गया। दूसरा हो गया अलाफ्ट एडवेक्शन हो गया, अभिवहन जिसे कहते हैं, एडवेक्शन हो गया, अलाफ्ट एडवेक्शन हो गया। तीसरा हो गया टर्बुलेंस, विक्षोभ। ये सारा अभी एक्सप्लेन किया जाएगा, सारा कुछ बताया जाएगा, विक्षोभ। चौथा हो गया सब्सिडेंस, माउंटेन एंड वैली टाइप। ये हो गया अवतलन। 4 हो गए, ये ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखिए इसमें रेडिएशन टाइप पे हम जाते हैं। नंबर पहला देखते हैं हम, रेडिएशनल टाइप। विकिरण संबंधी तो इसमें पहले हम लिखवाएंगे, इसके बाद आपको हम समझाएंगे।
तो पहले आप लिखिए, इसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। उससे क्या होता है, लिखने से फिर आधी चीज़ें समझ में आ जाती, फिर जब हम समझाते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पहले लिखिए। शीतकाल में बादलों का अभाव, शीतकाल में बादलों का अभाव एवं धूल कण के अवतलित होने के, शीतकाल में बादलों का अभाव एवं धूल कण के अवतलित होने के कारण, शीतकाल में बादलों का अभाव एवं धूल कण के अवतलित होने के कारण आसमान स्वच्छ रहता है, आसमान स्वच्छ रहता है। अतः पार्थिव विकिरण तीव्र दर से कार्य करता है, अतः पार्थिव विकिरण तीव्र दर से कार्य करता है। तथा धरातल का तापमान उपरस्थ वायु के तापमान की तुलना में अधिक कम हो जाता है, तथा धरातल का तापमान उपरस्थ वायु के तापमान की तुलना में अधिक कम हो जाता है, विशेषकर 4 बजे सुबह, विशेषकर 4 बजे सुबह AM में, 4 AM में। 4 AM पर धरातल सबसे अधिक ठंडा हो जाता है, 4 AM पर धरातल सबसे अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण धरातल का संपर्कित वायु का संघनन होता है, जिसके कारण धरातल का संपर्कित वायु का संघनन होता है, जिससे निम्न स्तरीय बादल बनते हैं, जिसे हम फॉग कहते हैं, जिसे निम्न स्तरीय बादल बनते हैं, जिसे फॉग कहते हैं। संघनन के जलबूंद वनस्पतियों पर देखे जाते हैं, संघनन के जलबूंद वनस्पतियों पर देखे जाते हैं। इन्हें ओस्कड़ कहा जाता है, तथा यदि ओस्कड़ का संघनन हिमांक पर हो, तब इसे फ्रोस्ट कहा जाता है। देखिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। ये हो गई हमारी अर्थ। इधर ले लेते हैं समर टाइम। गर्मी में क्या कंडीशन रहेगी, ग्रीष्म काल में क्या कंडीशन रहेगी। इधर हम ले लेते हैं विंटर टाइम ले लेते हैं। तो समर टाइम में क्या होगा, समर टाइम में सूर्यताप की मात्रा अधिक मिलेगी हमें, सूर्यताप की मात्रा यहाँ पर सतही भाग पर अधिक मिलेगी। तो इससे क्या होगा, वायु का संवहन होगा। यहाँ पर गर्म वायु जो है ऊपर, वायु का संवहन होने के वजह से वायु का संवहन होने पर गर्म वायु, चूँकि गर्म वायु ऊपर उठती है, गर्म, अगर ये सूर्यताप की मात्रा अधिक हो तो वायु का संवहन होता है, तो वायु ऊपर उठती है। तो ये वायु ऊपर उठ के ये अपने साथ धूल कण को लेके हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, चूँकि ये वायु है, वायु में क्या जलवाष्प भी मिल जाता है, वायु होती है, जलवाष्प भी होता है उसमें। तो जलवाष्प में क्या होता है, नमी होती है ना, इसमें आर्द्रता को लेके ये ऊपर उठती है। आर्द्रता, धूल कण और जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, ये सारे चीज़ लेके ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद यहाँ पे ये बादल का निर्माण करती है। ऊपर उठने के बाद ये गर्म वायु ऊपर हो जाती है, बादलों का निर्माण करती है। अब जब बादलों का निर्माण करती है तो पार्थिव विकिरण क्या होगा, बादल से टकरा के
ये बादलों से टकरा के जो पार्थिव विकिरण निकला, बादलों से टकरा कर फिर पुनः ये नीचे आ जाते हैं। चूँकि यहाँ बादल मिलते हैं, गर्म वायु ऊपर ऊपर उठती है, पार्थिव विकिरण जो होते हैं बादलों से टकरा कर पुनः नीचे आते, तो ये धरातल अधिक गर्म होता है, धरातल अधिक गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर गर्म वायु मिलती है। अब यही गर्म वायु विंटर टाइम में अब हम देखेंगे कि विंटर टाइम में क्या होता है। तो विंटर टाइम में क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें, यही गर्म वायु जो होती है ये धूलकण लिए हुए, धूलकण को हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है इसमें, धूलकण इसमें आर्द्रता लिए हुए ये धूलकण, जैसे ये वायु विंटर टाइम में ये ठंडी होती है, ठंडी होकर ये नीचे बैठेगी, ठंडी होकर ये नीचे आने लगती है। ये देखिए ठंडी होकर ये वायु यहाँ आ जाएगी। जब ये ठंडी होकर ये वायु अवतलित होगी, ठंडी होकर ये अवतलन के कारण ये नीचे आएगी वायु, तो स्वच्छ आसमान हो जाएगा। आसमान कैसा हो जाएगा, आसमान स्वच्छ आसमान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम मान लेते हैं कि पहले तो यहाँ 20 दिन, अगर हम दिन का देखें तो यहाँ पे तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, यहाँ पर हम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि ऊपर ठंडी है, नीचे नीचे गर्म गर्म टेम्परेचर। अभी दिन का समय है तो सूर्यास्त की मात्रा तो प्राप्त होगी ना कुछ, पर ये क्या होता है, जब ये वायु जो ठंडी होकर नीचे बैठने लगती है तो 4 बजे, मान लिए हम सुबह जो है 4 बजे हम देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5 डिग्री अगर हम मान लेते हैं टेम्परेचर हो जाएगा नीचे का, ऊपरी वायु का मान लेते हैं टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये नीचे टेम्परेचर नीचे घटने लगा, तो ये वायु जो है नीचे की तरफ आने लगी, ये वायु नीचे की तरफ अवतलित होने लगती है। तो और चूँकि यहाँ का 4 बजे टेम्परेचर क्यों इतना, सुबह 4 बजे 5 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि सूर्य बादलों का अभाव होता है, स्वच्छ आसमान मिलते हैं। शीतकाल में बादलों के अभाव के कारण जो धूल कण होते हैं, जो इसके जो नमी लेकर ये नीचे बैठती है, तो पार्थिव विकिरण जो होता है तीव्र गति से काम करता है। मतलब स्वच्छ आसमान रहेंगे तो पृथ्वी से जो भी विकिरण पृथ्वी पे जो लेता है, अवशोषित करती है ऊष्मा को, वो पार्थिव विकिरण के रूप में छोड़ती है। तो ये पार्थिव विकिरण ये सीधा निकल जाएंगे, ये बादलों से टकराकर वापस नहीं आते, स्वच्छ आसमान रहता है। तो पार्थिव विकिरण बहुत तेज गति से कार्य करता है। सुबह 4 पर धरातल में अधिक ठंडी वायु हो जाती है, और यहाँ ठंडी होने के कारण यहाँ पर ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई, और हाइड्रोस्कोपिक देखिए हम आगे बताएंगे इसके धूल कण और ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के बारे में, ये सब आगे बताएंगे। ये धूल कण जो हैं, यहाँ पर क्या होता है कि वायु जब अधिक ठंडी हो गई तो संघनन चालू हो गया, संघनन चालू हो गया तो ये इस जगह पर संघनन चालू हो गया, तो यहाँ पर बादलों जैसे जैसे ये नीचे, ये धरातल पर नीचे बादल बनने लगते हैं। तो यही बादल हमें क्या कहते हैं, ये कौन सा बादल बन रहा है, लो स्ट्रेटस क्लाउड बनेंगे, मतलब कई सारे संस्तर बनेंगे। ये नीचे से ये इसका ऊष्मा का नीचे से प्रवाह ऊपर की तरफ होगा, ऊष्मा का नीचे से प्रवाह ऊपर की तरफ, कई सारे बादल का संस्तर बनते हैं, तो लो स्ट्रेटस क्लाउड बनेंगे, निम्न स्तरीय मेघ बनेंगे। यही मेघ क्या है, निम्न स्तरीय मेघ। अब निम्न स्तरीय मेघ यह क्यों बना, क्योंकि ठंडी में देखते हैं ना, फॉग जिसे हम बोलते हैं, यही फॉग है, यही फॉग है। लो स्ट्रेटस क्लाउड, लो स्ट्रेटस क्लाउड ही फॉग है, क्योंकि ये पार्थिव विकिरण सीधे निकल जाती है, और ये ठंडी वायु जो कि यहाँ पर जो ग्रीष्म काल में ये ठंडी वायु धूलकण और क्या कहते हैं आर्द्रता से युक्त ऊपर रहती है, वो नीचे उठती है, नीचे बैठती है टेम्परेचर के कारण, तापमान की विलोमता के कारण ये नीचे बैठती है। नी, नीचे आने के बाद ये यहाँ पर ये अत्यधिक ठंडी होने के कारण कारण संवहन की क्रिया होने लगती है, संवहन की क्रिया के कारण बादलों का निर्माण होना, बादल बादल बनना, संवहन की क्रिया होने लगती है। तो संवहन की क्रिया के ये हमें फॉग मिलता है, यहाँ पर ये फॉग मिलता है, यही फॉग
यही फॉग क्या होता है, ये कोई वनस्पति है, ये वनस्पति है, ये वनस्पति है। टेम्परेचर गिरने के कारण मान लिया टेम्परेचर इतना, ये ओस की बूंदें यही संवहन के कारण संघनन के कारण संघनन के कारण ये उसकी बूंदें हमको वनस्पतियों पर मिलने लगती। ये अत्यधिक ठंडी कोल्ड होने के कारण -5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर अत्यधिक गिरने के कारण ये फ्रीज हो जाती है, ये फ्रीज हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे आइस फ्लग कहेंगे। ये ओस होती है, उसके बाद ये यही फिर फ्रॉस्ट वो बन जाएगा, तुषार बन जाएंगे यही। तो फॉग आप पता चला ना, फॉग फॉग किसे कहते हैं, आप समझे होंगे फॉग किसे कहते हैं। सिटी में देखते हैं ठंडियों में क्या कहते हैं, सिटी में फॉग दिखाई पड़ता है तो क्या होता है कि मतलब बादलों का नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ ठंडी, अत्यधिक ठंडी ठंडी होने के कारण तापमान की विलोमता के कारण नीचे की तरफ, चूंकि नीचे 5 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर 12, तो हमेशा हीट क्या होती है, हाई, उससे लो की तरफ एनर्जी का ट्रांसफार्म होता है ना, तो बादलों का नीचे की तरफ बैठना, तो यही रेडिएशन टाइप विकिरण। इस तापमान की विलोमता, हमने तापमान की विलोमता के बारे में समझा। चलिए, अब सेकंड टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है। एडवेक्शनल टाइप। एडवेक्शनल टाइप में देखते हैं क्या होगा। लिख लीजिए इसमें, गर्म वायु गर्म वायु गर्म वायु एवं ठंडी वायु गर्म वायु एवं ठंडी वायु के अभिवहन होने से गर्म वायु एवं ठंडी वायु के अभिवहन होने से गर्म वायु ठंडी वायु पर आरोहित हो जाती है, गर्म वायु ठंडी वायु पर आरोहित हो जाती है, अतः तापमान के विलोमता की दशा बनती है, अतः तापमान के विलोमता की दशा बनती है। तापमान की विलोमता की दशा क्या है कि नीचे ऊपर गर्म वायु को अवस्थित हो जाए और नीचे ठंडी ठंडी वायु का अवस्थित हो जाए, तो तापमान की विलोमता की दशा बनती है। इस दशा में वाताग्र का निर्माण होता है, इस दशा में वाताग्र का निर्माण होता है तथा वाताग्र में बादलों का अनुक्रम एवं वर्षण प्राप्त होता है, तथा वाताग्र में बादलों का अनुक्रम एवं वर्षण प्राप्त होता है। देखिए, ये हमारी ठंडी वायु अवतलित होते हुए नीचे बैठती है, ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर है और अवतलित होती हुई नीचे बैठती है। क्योंकि ये अवतलित होती हुई ठंडी वायु हमेशा नीचे बैठती है, और ये है गर्म वायु, गर्म वायु ऊपर उठती है, वार्म एयर है, ये वार्म एयर है। तो ये ठंडी वायु अभिवहन होता है, अभिवहन मतलब ठंडी वायु और गर्म वायु का क्षैतिज मिश्रण, ठंडी वायु और गर्म वायु का क्षैतिज, इस तरह से देखिए, ऐसे ठंडी वायु ऐसे बैठ रही, गर्म वायु ऐसे, ये क्षैतिज मिश्रण इस तरह से अभिवहन होने के कारण ये ठंडी वायु नीचे बैठ रही, गर्म वायु इसके ऊपर ऐसे आ जा रही। तो ये इसके बीच में फिर फ्रंटल जोन बनता है, इसके बीच में फ्रंटल जो तापमान की विलोमता के कारण इसके बीच में फ्रंटल जोन बनता है, इसी को हम कहेंगे वाताग्र का निर्माण होता है। तो वाताग्र के निर्माण होने से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म वायु ऊपर आ जाएगी, ठंडी वायु नीचे आ जाएगी, तो फिर यहाँ पर बादल बनते हैं। ये आगे बताया जाएगा, बादलों का पूरा अच्छे से बताया जाएगा।
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। वाताग्र का निर्माण होता है, इसको कहेंगे फ्रंटल जोन, फ्रंटल जोन कहेंगे। ये फ्रंटल जोन बन रहा है जहाँ पर ठंडी वायु और गर्म वायु का विवहन हो रहा है, क्षैतिज मिश्रण हो रहा है, फ्रंटल जोन बनते हैं। ये मान लिया 75 डिग्री नॉर्थ से ठंडी वायु चली, ये 45 डिग्री नॉर्थ से गर्म वायु चली, ये 60 डिग्री के मध्य ये दोनों मिलती हैं, तो वाताग ये दोनों मिलती हैं, तो यहाँ पर वाताग का निर्माण होता है। वाताग के निर्माण के कारण बादलों का अनुक्रम एवं वर्षा हमें प्राप्त होता है। ये हो गया एडवेक्शन टाइप। अब ये तीसरा टाइप क्या है? माउंटेन एंड वैली, क्योंकि ये तापमान की विलोमता का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है घाटी, घाटी बना लेते हैं। ये हो गया श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया घाटी का। तो यहाँ पर क्या होगा? घाटी पे, घाटी पर ठंडी वायु जो होती है, चूँकि ठंडी वायु का अवतलन होगा, तो ये घाटी में नीचे, घाटी में क्या हो जाएगी? जमा होने लगेगी घाटी में। ठंडी वायु अवतलन के कारण ये 4 पे, 4 पर 4 पे ये घाटी में ठंडी वायु का अवतलन होने के कारण जमा होने लगती है। इसको बोलते हैं ड्रेनेज ऑफ कोल्ड एयर, ड्रेनेज ऑफ कोल्ड एयर। घाटी में ठंडी वायु का अवतलन हुआ है, यहाँ से भी श्रृंग से ठंडी वायु का अवतलन हुआ। और अब हम देखते हैं 8 से, मतलब 8 बजे से लेकर 12 बजे दिन, 8 से 12 बजे के उसमें एम में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा बढ़ती, सूर्य की किरणें पड़ रही, तो यहाँ की जो वायु होगी अब ये गर्म हो जाएगी, तो ठंडी वायु यहाँ पे अवतलित हो गई। अब ये गर्म वायु इसके ऊपर आ जाएगी, ये वार्म एयर इसके ऊपर आ जाएगी, ऐसे ये वार्म एयर का वो बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तापमान की विलोमता हो जाएगी, वार्म एयर ऊपर हो जाएगी और ठंडी वायु नीचे, तो ये तापमान की विलोमता हो जाएगा। ये श्रृंग से ठंडी वायु नीचे की तरफ बैठ रही है, ठंडी वायु का नीचे की तरफ बैठना है। और ये घाटी में, तो ये क्या बनेगा? घाटी में फॉग बनेगा। घाटी में देखते नहीं, बादलों का नीचे घाटी में फॉग बनना, बादलों का बनना, ये फॉग टाइप घाटी में देखते हैं हम लोग। ये घाटी है। ठीक है, फिर इतना समझिए। इसके बाद हम इसी का दूसरा भाग, अब इसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसमें और आगे फिर बताया जाएगा इसके बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।